एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। अच्छा है, देखिए क्या है ये सवाल हमने लिख दिया। ठीक है, लिख लिया आपने। तो ये हमने सवाल लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे। ये है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके बताता हूँ ये कैसे होगा। क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट explodes and break up into 3 fragments of masses in the ratio of 1:1:3. The two pieces of equal masses flies perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the speed of heavier fragments? बताया गया एक केजी का मास है और वो रेस्ट में है, वो एक्सप्लोड करता है और 3 छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, जिसमें 2 पीसेस तो इक्वल मासेस के हैं और एक तीसरा जो पीस है वो थोड़ा हेवी है। उनके मासेस का जो रेशियो लेते हैं तो 1:1:3 आता है। तो 2 इक्वल मासेस का जो रेशियो 1:1 है और हेवी का 3 है। जो इक्वल मासेस है वो एक्सप्लोड होने के बाद 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से जा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में 90 का एंगल है, और एक तीसरा जो फ्रेगमेंट है वो हेवियर, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताना है कि वो जो हेवियर फ्रेगमेंट्स है उसकी स्पीड कितनी है। जो लाइटर फ्रेगमेंट्स है उनका स्पीड दे रखा 30 मीटर पर सेकेंड ईच है। ठीक है, आया सवाल समझ में ये? तो ये एक हमारा बॉडी है, ये 1 kg का है ये। ठीक है, रेस्ट में है, ये एक्सप्लोड करता है तो टूटने के बाद ये 3 पीसेस बन जाते हैं। तो 2 पीसेस तो बता रहे कि एक, मान लो ये एक पीस है और ये एक पीस है, ये दोनों इक्वल मासेस है और ये दोनों एक दूसरे के 90 पे जा रहे हैं। और तीसरा पीस जो ना ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा हैवी पीसेस है, ये कंपेरेटिवली इसके ज़्यादा है। तो ये मान लो ये M1 है, M1 है, ये M2 है और ये M3 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 का है। तो इसका वेलोसिटी बताना है, M3 का वेलोसिटी बताना है। इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है। ये v है, ये भी v है, और इसका v3 लेते हैं, चाहे इसको v1 ले लो, v2 ले लो। ठीक है, v1 v2 जो ना दोनों बराबर है, v1 और v2 दोनों बराबर है। ये 30 मीटर पर सेकेंड है। v3 बताना, v3 कितना होगा, v3 कितना है ये बताना है। ये सवाल समझ में आ गया ये? हाँ, अब देखते हैं, पहले इसको हम लोग करते हैं, इसको ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ मास ऑफ 3 फ्रैगमेंट्स। क्या दे रखा? 1:1:3। अगर हम लोग तीनों रेशियो को प्लस कर देते हैं, सम ऑफ द रेशियो, तो ये 1 + 1 + 3, ये 5 हो जाएगा टोटल। तो जो मास है 1 kg का, वो 3 पीस में तो टूट जा रहे हैं, और उसका जो रेशियो है 1:1:3 है। जब रेशियो को प्लस करते हैं तो 5 हो जाता है ये। ठीक है, तो एक मास, इसका मास कितना है? तो मास ऑफ ईच बॉडी, तो मास ऑफ ईच फ्रैगमेंट, क्या होगा? देखिए, ये जो है ना 1
टोटल रेशियो का 5 में से 1 पार्ट है पहला वाला, तो ये 1/5 हो जाएगा। टोटल फ्रेगमेंट तो मास जो है ना 5 है, उसमें एक पार्ट पहला वाला, दूसरा भी एक ही है, और जो टोटल मास है वो 1 kg का है, 1 kg का मास है। तो इसको जब करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.2 kg। क्या समझ में आया कि जो रेशियो में डिवाइड हुआ है 1:1:3, हमने टोटल कर दिया तो 5 आ गया। पहला जो मास होगा 1/5 होगा, यानी टोटल रेशियो में 5 में एक पार्ट पहला वाला है, एक पार्ट दूसरा वाला भी है, तो दोनों का मास बराबर है। तो हमने 1/5 कर दिया रेशियो के हिसाब से, और 1 kg मास था, तो 1 kg में 1/5 कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/5 और 1 kg निकाल दिया तो 0.2 kg। तो पहला मास और दूसरा मास वो होगा 0.2 kg, और जो तीसरा मास होगा वो उसका मास कितना हो जाएगा, मैं उसको दिखा देता हूँ। 3/5, क्योंकि तीसरे का जो रेशियो 5 है, टोटल 5 में से 3 पार्ट तो वो है, ठीक है। 1 kg का 1 kg का निकालेंगे तो 0.6 kg आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये मास आ गए, यानी मास क्या आ गया, हम इसको दिखा रहे हैं, ये m1 m2 दोनों का मास बराबर है, और ये है 0.2 kg, और m3 का मास है 0.6 kg। ये समझ में बात आई। 1 kg का जो मास था उसको इस तरह से कर दिया। आगे चले, इतना समझ में आ गया ये। अब क्या बताया कि ये जो एक मास है, इधर m1 तो इधर जा रहा है, ये m1 इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी v1 है, ये m2 इधर जा रहा है, वेलोसिटी v2 इधर है, लेकिन v1 v2 दोनों ही 30 मीटर पर सेकंड का है। और ये जो है m3 है, इसका वेलोसिटी निकालना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर इस वाले वेलोसिटी का अपोजिट कंपोनेंट लेंगे तो वो इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है, ये वाला जो m1 का जो मोमेंटम है, इसके दो, ये तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये p1 आ जाएगा ये, और ये जो है ना p2 आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी p2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे टोटल जो एंगल था 90 था, तो जो बीचों बीच अगर लाइन खींचेंगे तो ऊपर का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, और नीचे में भी एंगल 45 का होगा, इस डॉटेड लाइन के रेफरेंस में। ये जो है, यहाँ पे जो है, ये P1 जो मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, ठीक है। तो वर्टिकल में P1 साइन थीटा साइन 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा P1 कॉस 45 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? और इस वाले का निकालेंगे, m2 का निकालेंगे, तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आएगा, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आएगा। तो ये हमारा वर्टिकल इधर ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल इधर खींच लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल है ये P2 साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा P2 कॉस 45 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? ये जो P1 साइन 45 डिग्री, P2 साइन 45 डिग्री, ये दोनों सेम है। क्यों? ये जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये दोनों का मास तो बराबर है 0.2 kg 0.2 kg, और वेलोसिटी भी बराबर है, तो दोनों का मोमेंटम जो है ना P1 P2 बराबर है। और साइन 45 डिग्री ऊपर है और साइन 45 डिग्री नीचे है कंपोनेंट, तो ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। द कंपोनेंट ऑफ P1 आर P1 sin 45 degree and P2 P1
sin 45 degree, P1 cos 45 degree, and P2 sin 45 degree, and P1 P2 sin 45 degree comma P2 cos 45 degree. Here P1 sin 45 degree and P2 sin 45 degree are equal and opposite, are equal and opposite, opposite. So they will cancel to each other. So they will cancel to each other. They will cancel to each other. ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्या देखते हैं कि P1 cos 45 डिग्री और P2 cos 45 दोनों एक डायरेक्शन में है, और ये जो है M3 वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कंजर्वेशन के हिसाब से इन दोनों का मोमेंटम प्लस करेंगे तो इसके मोमेंटम के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। ऊपर से मैं थोड़ा मिटा दूं, according to conservation of momentum. Conservation of momentum, M3V3 is equal to P1 cos 45 degree प्लस P2 cos 45 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे। इसका P1 P2 ये दोनों एक डायरेक्शन में है और ये इधर है, ठीक है ना। तो ये M3V3 जो है इसका जो है कंजर्वेशन के हिसाब से दोनों बराबर आएंगे। अब यहाँ पे जो है वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, M जो है 0.6 है और V3 निकालना है। यहाँ पे P1 क्या लेंगे, M1 V1 cos 45 का वैल्यू कितना होता है, याद है कुछ, कितना होता है cos 45 का वैल्यू, 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखा है, मास भी दे रखा है, M1 M2 दोनों बराबर है और V1 V2 भी बराबर है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 0.2 kg का है ये, और V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है ये। तो ये दोनों ही सेम आ जाएगा। तो इसको चाहे तो हम लोग चलो लिख देते हैं, लेकिन ये 0.2 30 इंटू 1/√2 फिर 0.2 30 प्लस इंटू 1/√2, और ये जो ना 0.6 V3 ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ये पूरा सेम है, तो इसको हम लोग चाहे तो 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.6 V3 इंटू 2 0.2 30 1/√2, ये 2 दफा कर लिया, एक बार ये, तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो अब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/√2। इसको करेंगे तो √2 को रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट तो V3 निकाल लेते हैं। देखिए हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। ये हम लोग √2 को ऊपर ले गए रेशनलाइज करके, √2 से नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे का तो 2 आ गया, ऊपर में √2 आ गया, और ये 0.6 हम लोग नीचे ले लिया। अब ये जो है डेसिमल हटा के हम लोग ऊपर में 10 ले लेते हैं, और ये 6 2 12, ये पूरा ये 12 को कैंसिल कर दिया। तो इसका जो स्पीड होगा, थर्ड वाले का जो स्पीड होगा
जो हेवियर बॉडी का जो स्पीड होगा वो है हमारा 10√2 मीटर पर सेकेंड। V3 जो है 10√2 मीटर पर सेकेंड। √2 का जो वैल्यू होता है 1.42 होता है, तो इसको हम लोग V3 जो है 14.2 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। ये आ गया आंसर ये। अब हम लोग चल रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस क्या मतलब होता है? मैं थोड़ा सा लिखता हूं इसको। When more than one forces acting on a point ठीक है, and the body remain in origin and the resultant force becomes zero, and the resultant force becomes zero. So the body remain in its original state. The body remain in its original state, रेस्ट और मोशन। क्या मतलब हुआ, मैं ये पहले बताता हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ? कंकरेंट फोर्स का क्या मतलब हुआ? कई सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, कई सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और उन सब का जो नेट हो रहा है, नेट फोर्स निकल रहा है, वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे फोर्स जो जिनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो लास्ट में जीरो हो जाता है, ऐसे फोर्स को हम लोग कंकरेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है F1, ठीक है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है F2 और एक फोर्स इधर से काम कर रहा है F3, ठीक है। और इस तरह से तीनों का जो बैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स है, वो जीरो हो जाता है। तो ये क्या कहेंगे हम लोग? कंकरेंट फोर्स है। क्या कहेंगे इसको? ये एक कंकरेंट फोर्स है ये, क्योंकि तीनों का नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अब इसको हम लोग बना के दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे? तो इस वाले फोर्सेस को आगे बढ़ाते हैं और ये हेड टाइप, ये तो हेड दिखा रहा ना, हम इसका टेल लाते हैं, इसको टेल लाते हैं, टेल से ज्वाइन करते हैं। तो देखो ये F1 है, हम F1 को यहाँ से दिखा दिया, F1 को यहाँ से दिखा दिया, F2 इधर से जा रहा है तो F2 को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और F3 इधर से आ रहा था तो F3 जो हम लोगों ने इसके पीछे ज्वाइन कर दिया, F3 इधर से ज्वाइन कर दिया। कितनी बात समझ में आई? यही तीनों फोर्स है। पहले हेड से दिखाया था, हेड आगे टकराते हैं कहाँ पे, अब हम लोग टेल से दिखा रहे हैं इसको समझने के लिए। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि इन दोनों फोर्स का F1 F2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? जब दो वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो उसका निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जब टेल टू टेल ज्वाइन होता है तो, और हेड टेल ज्वाइन होता है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे F1 F2 दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, तो जब दोनों का टेल जुड़ा हुआ तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, F डैश इधर आएगा। ये कितनी बात समझ में आई? आगे चले। और ये जो F डैश है
हम लोग बोलेंगे एफ डैश इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है ना, इस तरह से दिखाएंगे। अगर मान लो इनके बीच में 90 का एंगल नहीं है तो और भी आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, इस तरह से आता है वेक्टर एडिशन से। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल अगर लेते हैं तो इनका जो कंपोनेंट होगा F1 इधर आ जाएगा, F2 का इधर आ जाएगा, और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये दोनों फोर्स के प्लस के बराबर होगा। और ये जितना नेट फोर्स आएगा F डैश, उतना ही जो है F3 है, उतना ही F3 है। तो जाहिर है एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों F dash and F3 are equal and opposite, so net force on the body will be 0। कितनी बात समझे? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि F3 is equal to F dash, इस तरह से F3 is equal to F dash। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ये जो है F3 is equal to माइनस F डैश जो है F1 प्लस F2 के बराबर है, F डैश F1 प्लस F2 के बराबर है। ये माइनस था, उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा उठा के इधर लाए, ये माइनस था प्लस हो गया तो ये 0 हो गया। तो क्या हुआ, टोटल जो फोर्स है F1 प्लस F2 प्लस F3, नेट फोर्स कितना हो गया, वो 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, यानी इफ मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी and the resultant force on the body becomes 0, then it is called concurrent force, ठीक है। and the body remain its original state, remain its original state। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि नेट फोर्स तो 0 लग रहा है। जब बॉडी का इनर्शिया जब चेंज होता है, जब फोर्स लगता है, इनर्शिया तो तब चेंज होगा ना जब फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे तो फोर्स नेट फोर्स 0 लग रहा है तो इनर्शिया चेंज नहीं होगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। जितना मोशन है उसी मोशन में रहेगा, ना उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये कहलाता हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इफ मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी। देखिए ये जो है इधर है फोर्स F3, इधर है F डैश, इधर है। अगर मैं मान लो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन काउंट होगा, या इसको पॉजिटिव लेता हूं तो वो नेगेटिव में काउंट होगा। कितनी बात सुन में? तो F3 जो है F डैश के तो बराबर है, मगर डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस में ले लिया, और F डैश की जगह पे F1 प्लस F2 ले लिया। ये माइनस है, इसको अगर लाएंगे तो ये प्लस हो गया, ये हो गया, तो ये सब प्लस में आ गए। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। आगे क्या बताए कि एक इसी पे कंकरेंट फोर्स पे एक थ्योरम दे रखा है, नाम है उसका लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम। तो अब हम लोग लेमिस थ्योरम करने जा रहे हैं, इसी कंकरेंट फोर्स पे दे रखा है। क्या दे रखा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि मान लो तीन फोर्स है, कंकरेंट फोर्स है, तीन कंकरेंट फोर्स है। एक फोर्स तो इधर है F1 है, एक फोर्स इधर है F2 है, और एक फोर्स जो है इधर लग रहा है F3 है, ठीक है। ये तीन फोर्स लगा रहे एक ही पॉइंट पे, F1 है, F2 है, F3 है। ये जो हमारा F2 F3 के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। F2 F3 के बीच में कितना एंगल है, अल्फा। F1 F3 के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, और F1 F2 के बीच का जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। अगर हम लोग
इसी साइड को यूज करके हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो 3 फोर्स दे रखा है इसको यूज करके हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखो ये F1 हॉरिजॉन्टल है ना, तो हम लोगों ने F1 को हॉरिजॉन्टली बना लिया ऐसे। F1 ये हॉरिजॉन्टल है, ये कितनी बात सुन में। ये जो है F2 ये यहाँ से इधर गया हुआ, तो हम लोग इसके हेड पे ला लेंगे और यहाँ से दिखा देंगे इसको F2। ठीक है, ये वाला इसको अगर मैं इसको इसके हेड पे लाऊंगा ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इसको फिर पीछे ले जाएंगे तो ये F3 यहाँ पे आ जाएगा। ये F3 यहाँ पे आ गया। ये इसी को पीछे ले गए, यहाँ पे यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो ये ट्रायंगल बन गया। कितनी बात समझ में आ गया ना, समझ में। अब ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल होगा ये पाई माइनस थीटा के बराबर, ओ अल्फा के बराबर है। ये पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। ये देखिए एफ के पीछे वाला एंगल था, देखिए F1 के पीछे, ये F1 के पीछे था ना अल्फा, तो ठीक F के सामने यहाँ पे आ गया पाई माइनस अल्फा एंगल। अब ये F2 के पीछे कौन सा एंगल था, बीटा, तो यहाँ इसके सामने इधर आ जाएगा पाई माइनस बीटा एंगल, पाई माइनस बीटा एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ पे ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। इसके 1 के पीछे था ना अल्फा, तो ये 1 के पीछे यहाँ अल्फा है ये, तो ये ट्रायंगल के जो अंदर एंगल होगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ F2 के पीछे ये बीटा था, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे ये बीटा था ये। ठीक है ना, तो ट्रायंगल के अंदर जब बनाएंगे तो पाई माइनस बीटा आ जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही F3 के पीछे कौन सा, गामा है, तो ये F3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये गामा है यहाँ पे, तो ये अंदर कौन सा एंगल हो जाएगा, पाई माइनस गामा आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में, तो ये हो गया। अब लेमिस थ्योरम के हिसाब से क्या बताया कि जो फोर्स है और उसके सामने वाला जो एंगल है उसका जब रेशियो लेंगे तो सेम आएगा। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द एंगल इन अपोजिट वर्टेक्स विल बी इक्वल ऑफ ऑल। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये F1 है, तो F1 अपॉन इसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन पाई माइनस अल्फा, ये जो वैल्यू होगा ये इक्वल होगा F2, ये F2 है ना, इसके सामने वाला एंगल है पाई माइनस बीटा, साइन पाई माइनस बीटा के बराबर होगा। फिर ये F3 है, और F3 के सामने वाला जो है ये वाला एंगल है साइन पाई माइनस गामा के बराबर होगा। ये हमारा लेबिनिज थ्योरम कहलाता है। यानी अगर 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर काम कर रहे एक ही पॉइंट पे, तो उसके हेल्प से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, और वो जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो इंटीरियर एंगल होगा पाई माइनस अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और उसके बाद जैसे ये फोर्स था तो इसके सामने वाला एंगल पाई माइनस अल्फा साइन पाई माइनस अल्फा का जो रेशियो होगा वही F2 उसके सामने वाला एंगल पाई माइनस बीटा का साइन पाई माइनस बीटा होगा, और ये F3 साइन पाई माइनस गामा होगा। ये कितनी बात समझ में आई। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी दे रखा है ये साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आइडेंटिटी को यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये साइन पाई माइनस अल्फा है, तो क्या होगा F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये हमारा एक रिलेशन आता है लेमिस थ्योरम के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई।
क्या बताया लेमिस थ्योरम के हिसाब से कि मान लो तीन फोर्स है, कंकरेंट फोर्स है, 3 कंकरेंट फोर्सेस है, और उन फोर्स के बीच का जो एंगल दे रखा है वो इस तरह से अल्फा बीटा गामा दे रखा है। लेकिन इसको समझने के लिए F1 के पीछे वाला जो एंगल है अल्फा है, F2 के पीछे वाला एंगल बीटा है, F3 के पीछे वाला एंगल गामा है। अब इसी को हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो F1 को हॉरिजॉन्टल रख लिया, F2 का जो टेल था F1 के हेड पे लगा के ये साइड बना दिया, और इसको पीछे ले जाके F2 के हेड पे F3 का टेल लगा दिया। F3 का जो टेल था ना ये वाला, ये F2 के हेड पे लगा दिया, तो ये F3 हो गया है। यानी हेड टेल कर दिया, एक के हेड पे दूसरे का टेल लगा दिया, F1 के हेड पे F2 का टेल लगा दिया, F2 के हेड पे F3 का टेल लगा दिया, और इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, जब ये ट्रायंगल बन जाता तो उसका अंदर का जो एंगल है वो पाई माइनस करस्पॉन्डिंग एंगल होने लगता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। और लेमिस के हिसाब से जो फोर्स है या जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके सामने वाला जो एंगल है साइन के टर्म में लेंगे उसका रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम था। उसके हिसाब से एक आइडेंटिटी लगा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक में, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हमारा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आ गया। ठीक है, और इस तरह से ये लेमिस थ्योरम के हिसाब से रिलेशन आ जाता है। कंकरेंट फोर्स समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इस तरह के टॉपिक पे कुछ एक दो सवाल करते हैं। कंकरेंट फोर्स पे कैसे उसका क्या होता है, तो एक दो क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये होता कैसे, यूज कैसे होता है। तो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये दे रखा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, ये हम बताते हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? क्या दे रखा? अ मास ऑफ 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from a ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take G is equal to 10 meter per second square. ये एक रूप था, इसको हम लोग शुरू से दिखा रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे इस तरह से 2 मीटर का रूप है, यहाँ पे जो है ना एक मास है, ये 6 kg का मास है, और इसका लेंथ जो है ना 2 मीटर का था। एक फोर्स जो है ना यहाँ से अप्लाई किया गया है, ठीक है ना, एक फोर्स जो है ना 50 न्यूटन का अप्लाई किया गया यहाँ से बिल्कुल बीच में। तो जब यहाँ फोर्स लगाया गया तो ये जो रूप जो है ना उधर की तरफ खिंच गया, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग गया इधर की तरफ, और ये जो नीचे वाला मास था ऐसे ही लटका हुआ है। इसका जो वेट होगा, यानी वेट जो होता है ना m इंटू जी होता है, तो जी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ है। वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ है, और ये जो टेंशन है ये जब इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इस रोप पे एक तरफ खिंचाव आएगा, इसको हम लोग कहते हैं टेंशन, और इसका जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है। तो ये भी तीन, देखना ट्रायंगल की तरह तीन फोर्सेस एक जगह काम कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जैसे ये सीधा था ना, ये पहले तो ये सीधा था, अब फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ा तिरछा हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है। मान लो ये थीटा ले लिया, तो ये थीटा कितना है, ये थीटा बताना हमें। सवाल समझ में आ गया ये? अब हम लोग इसको करके दिखाते हैं इसको। अब ये बताएगा कि यहाँ पे जो ना वर्टिकल एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस वाले टेंशन का कंपोनेंट निकाले, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक, ये टेंशन का एक हमारा यहाँ से जो कंपोनेंट बनेगा इस तरह से बनेगा, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तभी ये टेंशन ये ऐसे आएगा। ये थीटा एंगल, जितना ये एंगल था ना यहाँ पे ये थीटा आ गया, दोनों एंगल थीटा थीटा अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। लेकिन ये जो है ना बेस है, तो ये आ जाएगा T1 cos थीटा, और ये आ जाएगा T1 साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? ये इस तरह से हम लोगों ने टेंशन के दो कंपोनेंट बना लिए।
टेंशन ये मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बताया कि हम लोगों ने टेंशन के दो कंपोनेंट बना लिए, एक बेस के डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। तो जो बेस किया T1 cos थीटा हुआ। T1 cos थीटा जो है ये mg के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, बताया था ना, इक्विलिब्रियम में, लास्ट में लिखा था इक्विलिब्रियम में है कि व्हाट इज द एंगल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तब ये इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त एंगल कितना होगा, तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो वेट होगा m इंटू जी T1 cos थीटा के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए हैं। और ये T1 sin थीटा जो है ये 50 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी बैलेंस कर गए हैं। इतनी बात सुनिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं, वी ड्रॉ द टू कंपोनेंट of tension T1 which are T1 cos theta and T1 sin theta। कितनी बात सुनिए, as shown हमने जैसा हमने फिगर में बना के दिखाया है। Since the system in equilibrium, since the system is in equilibrium, then T1 sin theta is equal to 50 न्यूटन, ये इक्वेशन बन कर दिया। एंड T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 6 इंटू 10 60 न्यूटन। कितनी बात सुनिए, ये मास तो 6 kg का है और g जो है ना 10 है, ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। साइन बाई कॉस टैन होता है, ये साइन बाई कॉस टैन थीटा 5/6। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया इसका। अब हम लोग ये tan थीटा कितना हो गया, 5/6। कितना एंगल हो सकता है इसका, देखो tan 45 का कितना वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये 1 से कम है या ज्यादा, 5/6 1 से कम है या ज्यादा है, ये 1 से कम है भाई। न्यूमरेटर 5 है, नीचे का डिनोमिनेटर 6 है, तो ये कम है, ये थोड़ा कम है, 1 से कम है, क्योंकि 6/6 होता तो 1 हो जाता, तो ये थोड़ा कम है। यानी tan 45 का वैल्यू अगर होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे ये 1 तो है नहीं, थोड़ा सा कम है, इसका मतलब इसका एंगल 45 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो इसका जो एंगल दे रखा है अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, हेयर थीटा इज इक्वल टू, हेयर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री अप्रोक्स। ठीक है ना, तो यहाँ थीटा जो है ना 40 डिग्री आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल बताइए, तो ये एंगल आ गया इसका 40 डिग्री। एग्जैक्ट 40 नहीं है, इसके पास में है इसका। कहाँ समझ में, क्या 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 समझ में आया, ये हम लोगों ने कंकरेंट फोर्स का यूज किया, कंपोनेंट बनाया, इक्विलिब्रियम किया, बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो जिसको इक्वेट करता है, जैसे कि T1 sin थीटा 50 न्यूटन के बराबर है,
T1 cos थीटा वेट के बराबर है, तो इसको इक्वेट करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन को किया। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, इसके एक दो प्रॉब्लम अभी और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।